हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में लीजेंड किताब के जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मासिनराम, यह आपके मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो धान का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है बीज। प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलाई। अगला प्रश्न है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक संपन्न हुई थी पटना में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों के किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में होती है नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया। प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत के लेह में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी शुंग काल में। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है जो वह लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो पानी के टैंकों में जो शैवालों को खत्म करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है यह होता है कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जस्ते का निष्कर्षण होता है जिंक ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, वॉलपेपर का आविष्कारक कौन था? तो वॉलपेपर का आविष्कारक था जॉन ब्रांड। अगला प्रश्न है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो मशहूर गोल्फ खिलाड़ी जो विजय सिंह है यह फिजी देश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। अगला प्रश्न है, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जा रहा है सेबी द्वारा। अगला प्रश्न है, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के द्वारा वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असम के जो चाय बागान के मजदूर थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान के नागौर में हुआ था? तो यह अबुल फजल का हुआ था। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो यह गन्ना के लिए। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो संघ लोक सेवा का
संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, तो यह है लाइपेज। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल राज्य में। केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है DOV द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 1972 में। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम बना था 1980 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था 1974 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया? तो यह आर्टिकल 51A और 52 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है असम के जोरहाट में। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है, उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? तो उत्पादकता केंद्र स्थित है रांची में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम वन नीति या फिर फॉरेस्ट लॉ का निर्माण कब किया गया था? तो भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण किया गया था 1994 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण पर योजना कब प्रारंभ की गई? तो गिद्ध संरक्षण पर योजना प्रारंभ की गई थी 2006 में। अगला प्रश्न है, गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? तो गोंड संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी 1987 में। अगला प्रश्न है, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी 1975 में। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ हुई थी 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाता है? पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है राजस्थान के जोधपुर में। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, वियना समझौता किससे संबंधित है? जो वियना समझौता है वह ओजोन परत से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि लागू की गई थी 2005 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है, तो इसकी घोषणा की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। कब की गई थी? 1972 में। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला को। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक
किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जन्म माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, वर्षाम्ल या फिर एसिड रेन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन कौन सी गैस हैं? तो एसिड रेन के लिए जो जिम्मेदार गैस हैं वह हैं SO2 और NO2। अगला प्रश्न है, लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण या फिर MIC के कारण, मिक के कारण। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा के जल का pH मान होता है 4.2 से कम। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आम पकाने में प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बाइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है या फिर वृक्ष लगाकर कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो यह ओजोन स्तर सुरक्षित रखती है। अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना क्या सूचित करता है? तो किसी भी जगह जो फ्लोरा और फोना है वह पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषित करते हैं? क्योंकि पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण होता है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यह है यूएन जो संस्था है वह पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। अगला प्रश्न है, लवण जो जल में अवशोषण करता है क्या कहलाता है? जो लवण जल का अवशोषण करते हैं वह कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD द्वारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ को
किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ था? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में जुड़ा हुआ था उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल आयोडीन, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, सेल, सैक या फिर लाइकेन क्या है? तो लाइकेन सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों एवं उद्योगों में। अगला प्रश्न है, सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? तो सीएनजी के फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि होती है 7 मिनट 40 सेकंड। अगला प्रश्न है, हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? तो हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी है इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो यह ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सेन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो यह प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। अगला प्रश्न है, लाओत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो लाओत्से पर्वत श्रेणी है नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियां पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो है यूएसए में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, बिम्बिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो ये बिम्बिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। प्रश्न है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना की थी महापरम नंद ने। कब की थी? तो यह की थी 382 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को हराया था हाइडे इस्पात युद्ध में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री भारत आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो यह मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, 78 ईसा पूर्व शक युग की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कुषाण राजा
कनिष्क ने। अगला प्रश्न है चारवाक परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह कश्मीर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। यह कब की थी? 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो कि चीनी यात्री था यह भारत आया था। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले लागू हुई थी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति होते हैं प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष तक का होता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई? तो यह तीन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाते प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो यह इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा अपना पद संभाला था। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद बने हैं गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो यह HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो यह चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे वह एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला प्रश्न है यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद 6 महीने तक
मंत्री पद पर रह सकता है? अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है? तो यह आर्टिकल 75 में। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का गठन करने वाला होता है केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो यह लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री थे सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यह गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कहाँ है? साइबेरिया में है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेराम किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेराम यह मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में। केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो यह शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। अगला प्रश्न है, पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो यह सेस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो यह नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम था वादल खां। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? शाहजहां की बेगम का नाम था मुमताज। अगला प्रश्न है, शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो शाहजहां की माता का नाम था ताज बीवी बिल्किस मकानी। अगला प्रश्न है, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इन्हें
अर्जुमंद बानो के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो शहरयार की शादी हुई थी नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो शाहजहां ने असाफ खां की सहायता से राजगद्दी हासिल की थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? शाहजहां के समय कंधार जो जगह थी वह मुगलों के हाथ से निकल गई थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? तो जो शाहजहां था उसने आगरा से अपनी राजधानी शाहजहांबाद में परिवर्तित की थी, जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण कराया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा बनवाया था आगरा में। अगला प्रश्न है, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो यह ताजमहल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? ताजमहल के निर्माण में लगा था 20 वर्ष लगे थे। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो यह राजस्थान के मकराना जिले से लाया गया था। अगला प्रश्न है, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? जो आगरा का मोती मस्जिद है यह शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम था फ्रांसिस वर्नियर और टवर्नियर। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कविंद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित मौजूद थे। अगला प्रश्न है, कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो कवि जगन्नाथ पंडित ने सर गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो यह दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया गया था अरियर ए अकबर के नाम से। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था? तो लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्त दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसमें सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो कार्बन डाई गैस है उसके कारण उस घेरे से वापस नहीं जा पाती हैं। इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरणीय योजना है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन के पीछे वनों की सुरक्षा ही मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है।
अगला प्रश्न है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। अगला प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में। अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं? तो यह ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनके द्वारा होता है वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम BOD भी कहते हैं। तो BOD परीक्षा जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है पेरोक्सीसेटिल नाइट्रेट जिसे हम PAN कहते हैं क्या है? तो PAN वायु प्रदूषण है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वह हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है वह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो जो प्रकाश है वह प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी 1980 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का मुख्यालय है नौरेवी में। अगला प्रश्न है फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है? तो है पांडा को लिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है वह टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव किया था KM मुंशी ने। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष है खजूर। अगला प्रश्न है सफोकेशन क्या है? तो सफोकेशन है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह क्लोरीन एवं कार्बन इनका संयुक्त रूप होता है। अगला प्रश्न है भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो भूतल पर CFC का प्रयोग होता है स्प्रेकेन
स्पेंसर वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में इनमें होता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम होगा ग्लेशियर का पिघलना। अगला प्रश्न है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला प्रश्न है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं ओजोन परत को। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से। अगला प्रश्न है एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थित है? तो यह विस्कॉन्सिन में स्थित है। अगला प्रश्न है सीएनजी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल से माना जाता है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यह परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो यह बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी खोज कब हुई थी? तो विटामिन ए की खोज हुई थी 1913 में। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी खोज कब हुई थी? तो विटामिन सी की खोज हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी खोज कब हुई थी? तो विटामिन डी की खोज हुई थी 1920 ईस्वी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।